हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइट एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट, लाइट हम किसे कहते हैं? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू सी। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, हम अपने आसपास के कलर्स को समझ सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि आसपास हमारे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती है लाइट से। अगर लाइट नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जैसे कि रात में अगर मैं अपने कमरे में लाइट बंद कर दूं या आप अपने घर की पूरी लाइटें बंद कर दो तो क्या आपको अंधेरे में कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। तो लाइट का मतलब यही है कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। अब क्या है, लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट जो है आपका वो हमको नेचुरली जो मिलती है वो हमको मिलती है सन से, और अगर सन ना हो तो हम जो लाइट अदर सोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब्स हो गया, एलईडीज हो गई और बहुत सी चीजें हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं रिफ्लेक्शन, तो एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस जो कि एक साइड से कोटेड हो एंड उसका जो सेकंड फेस होता है उस फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर लाइट यहाँ पर टच हुई किसी भी एंगल से, किसी भी तरफ से, अगर कोई भी लाइट आ रही है तो वो लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से बाउंस बैक होके वापस चली जाती है। तो लाइट जिस एंगल से आई उसी एंगल से बाउंस बैक होके वापस चली गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये जो एंगल है हमको कैसे पता चलेगा कि किस एंगल से लाइट आई और किस एंगल से लाइट गई? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो लाइन हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल लाइन है, ये लाइन किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली अगर जो लाइन बनाई गई है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब जो लाइट रे जो हमारी आ रही है किसी भी सोर्स से, तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, कि मतलब वो लाइट कहीं से आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर जब ये इंसिडेंट रे सरफेस पे टकराती है तो हम ये एंगल मेजर करते हैं जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में आता है। तो मान के चलते दिस एंगल इज थीटा डी। तो जिस एंगल से ये लाइट आई है ये वापस बाउंस बैक होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्ट सेम एंगल से होगी फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीजें आती हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमको बताता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको क्या बताता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज ऑन अ सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन के ऊपर ये तीनों चीजें लाई करेंगी। ये है हमारा पहला लॉ। सेकेंड लॉ हमारा ये बताता है, सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंस हो रही है सेम एंगल से लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा पार्ट जिसमें कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्लेक्शन होता कैसे है। अब उसके बाद मेजरली जो चीज आती है, तो कई तरीके के हमारे सरफेस होते हैं। एक हमारा होता है प्लेन सरफेस, एक हमारा होता है कर्व सरफेस। तो प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें तो प्लेन सरफेस का मतलब हो गया प्लेन मिरर, जो कि हम नॉमिनली अपने घरों में यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स पे यूज करते हैं, और न जाने कई जगह हम यूज इसको करते हैं। तो प्लेन मिरर की जो हमारी बात है, तो प्लेन मिरर में होता क्या है? प्लेन मिरर में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, बट प्लेन मिरर क्या करता है? सेम इमेज बनाता है जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है,
सेम साइज की इमेज जो है वो प्लेन मिरर में बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये प्लेन मिरर है और यहां पर कोई आदमी खड़ा है, तो अगर यहां पर जो आदमी खड़ा है, अगर इसकी फुल लेंथ इसके अंदर आ रही है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, एंड दैट विल आल्सो बी ऑफ द फुल लेंथ, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब इस आदमी का, इस ऑब्जेक्ट का पूरा फेस अगर ले रहा है, तो इमेज भी मेरा फुल बनेगा एंड विल बी ऑफ सेम साइज। इसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जितना बड़ा साइज आपका इमेज ऑब्जेक्ट का है, उतना ही बड़ा साइज आपका इमेज का होगा। सेकंड पॉइंट, प्लेन मिरर में और क्या होता है, तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, वो हमारी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के जस्ट पीछे जो इमेज बनती है, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। थर्ड पॉइंट, कि जो इमेज होगी वो हमारी इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड ना होगी। हमारी इमेज जो है वो इरेक्टेड इमेज होगी। अब इरेक्टेड इमेज के बाद इसमें सबसे बड़ा चेंज कहां पर आता है, प्लेन मिरर के अंदर जो चेंज आता है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब कि अगर आप किसी शीशे के सामने खड़े हो, किसी आईने के सामने खड़े हो, मिरर के सामने आप खड़े हो, आपने अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाया, तो आप मिरर में क्या देखोगे, मिरर में आपको उठाएगा वो भी लेफ्ट हैंड, बट इट विल बी ऑन द राइट साइड। तो कहने का मतलब कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सेम साइज की बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। पांचवी चीज क्या होती है, पांचवी चीज होती है सेम डिस्टेंस एज the distance between the object and the mirror is equal to the distance between the mirror and the image। दोनों की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर में अगर रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, सेम साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब कि आपका लेफ्ट इमेज का राइट, आपका राइट इमेज का लेफ्ट। तीसरा मैंने क्या बताया, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज आपकी बनती है अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की। चौथा पॉइंट, इमेज जो हमारी होती है वो इरेक्ट होती है, कि आप अगर सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट उल्टा है तो उसकी इमेज भी उल्टी बनेगी। पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आर इक्वल। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल। तो ये है आपका प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। अब प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद मैंने आपको बताया और भी तरह के मिरर्स होते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर से बनते हैं, जिसको कि हम कर्व मिरर बोलते हैं, और उसके दो तरह के पार्ट्स हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बट वहां पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने वर्ड यूज किया, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर मैं रियल इमेज की बात करता हूं, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब अगर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो पहला पॉइंट आता है कि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होता है। अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो वो होता है बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रियल इमेज हमारा होता है स्क्रीन पे, वर्चुअल इमेज हमारा होता है बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज जो हमारा होता है वो होता है इन्वर्टेड एंड
एंड वर्चुअल इमेज जो हमारा होता है वो होता है इरेक्ट। अब ये दो चीजें हैं जो कि सबसे मेन है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब मैंने ये पॉइंट्स आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम बात करेंगे कर्व मिरर की, तो कर्व मिरर के अंदर जो है ये दोनों टाइप ऑफ इमेजेस बनती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस की ऑब्जेक्ट कहां पर प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहला जो है दैट इज वी हैव टॉक्ड अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको बताता हूं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स हमको देखने पड़ते हैं कि उसका मेजरमेंट गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट्स का अगर मेजरमेंट या अगर उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो ना ही हम उस मिरर के बारे में जान सकते हैं और ना ही हम उसके रे डायग्राम्स को बना सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या होता है, अगर एक स्फेरिकल मिरर है तो ये किसी ना किसी स्फीयर से कट हुआ है। कोई एक मेरा बड़ा स्फीयर है जिस स्फीयर से हमने इस मिरर को कट किया है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है पोल। अब ये पोल क्या है? पोल जो मेरा मिरर है, जो मेरा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, जो मेरा स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं पोल। तो व्हाट इज पोल? हाउ वी कैन डिफाइन द पोल? द पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। दूसरा पॉइंट जो आता है दैट इज व्हाट? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो मिरर जो हमने कट किया है ये किसी न किसी स्फीयर से हमने कट किया है। अब जिस भी स्फीयर से हमने कट किया है उस स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसको डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की व्हाट डेफिनेशन क्या है? तो द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इट इज अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान के चलिए कि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का ये सेंटर पार्ट हो गया जिसको कि हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट मेरा आता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया कि जो इस मिरर का सेंटर है उस सेंटर से जब मैं सरफेस तक जाऊंगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, क्योंकि स्फीयर है और उसका सेंटर है, तो दिस इज नोन एज द रेडियस। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा पॉइंट मेरा आता है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ना व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है। जो भी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। So how will you define the principal axis? It can be defined as the straight line joining the center of curvature and the pole of a mirror is known as principal axis. अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फोकस। अब नाउ व्हाट इज फोकस? अगर किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है एंड उस ऑब्जेक्ट से एक रे जाती है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट करके निकलती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट करके निकलती है। कोई भी रे which will go parallel to principal axis will cut the point on the principal axis after reflection and that point is known as focus. So focus is a point, so we can define this that the line parallel to principal axis, the ray of light parallel to principal axis after reflection meet at a point and that point is known as focus. फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट आपका आता है दैट इज फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस मेरा फोकस और पोल के बीच में है दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। जो मेरा सेवेंथ पॉइंट आता है दैट इज अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? अब ये जो मेरा स्फीयर है, ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। अगर मैं अपर्चर की डेफिनेशन की बात करूं तो यही होगा कि द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आप ये 7 पॉइंट्स को याद नहीं रखोगे तो आपको डायग्राम बनाने में, कभी भी रे डायग्राम बनाने में आपको बहुत इशू होगा। एंड उसके साथ साथ 3 और लॉज हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि जब भी आप रे डायग्राम बनाओ किसी भी स्फेरिकल मिरर में, तो उस रे डायग्राम को बनाने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो पहली टेक्निक क्या है? फर्स्ट वन, कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो हमेशा फोकस को कट करके ही वापस आएगी। कोई भी लाइन अगर आप बनाते हो, रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगी तो वो फोकस को कट करके ही आएगी। सेकंड, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस को कट करते हुए जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए जाएगी तो वो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस भी आएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर कोई भी लाइन, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जा रही है वैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस भी आ जाती है। एक और पॉइंट है जो कि आपका ये बताता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे जाके टकराती है तो जिस एंगल से वो पोल पे जाके टकराएगी उसी एंगल से वो वापस आ जाएगी। तो ये चौथा रूल है। तो इसमें मैंने आपको 4 रूल बताए। तो ये चारों रूल जो आपके हैं, ये चारों रूल आपके बताते हैं कि आप कैसे एक रे डायग्राम को बना सकते हो। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी जरूरी है। अगर आप ये चीजें याद नहीं रखोगे तो आपको रे डायग्राम बनाने में बहुत इशू होगा। थैंक यू।